हेलो स्टूडेंट, जीता इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, इंडियन हिस्ट्री और मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, एक्चुअली में कोई भी टॉपिक होता है तो जो एग्जाम हो उसी के लेवल को बेस बनाकर हमें वो टॉपिक कंप्लीट करना है। मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल इंडियन हिस्ट्री रहा है। मेरे समय तो प्रीलिम में भी सब्जेक्ट होता था, लेकिन अगर मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन को मैं यूपीएससी की क्लास में लेता हूं तो उसका लेवल अलग होगा। यहाँ पर जो आज क्लास में ले रहा हूं, ये स्क्रीनिंग लेक्चरर का जो स्क्रीनिंग होता है, स्क्रीनिंग को आधार बनाते हुए मैं उस क्लास को दूंगा। तो शुरू करते हैं जा। देखिए, टॉपिक है मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन यानी मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन प्रशासन स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मौर्य प्रशासन की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। अब यहां भी आपको एक बात पे ध्यान देना है। बेसिकली एक मौर्याज डायनेस्टी के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होंगे, उसमें बहुत होते हैं। जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगस्थनीज की इंडिका है, अशोक के अभिलेख है, क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी है, सोमदेव का कथा सरित सागर है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस है, परिशिष्ट वर्मन आपने नाम सुना होगा। एक नाम आता है हेमचंद्र की परिशिष्ट वर्मन, ये इंफॉर्मेशन देती है। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है। यहाँ आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, 4 बुकों के नाम दे दिए जाएंगे जो मौर्याज डायनेस्टी की इंफॉर्मेशन तो देती हैं, लेकिन मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं देती। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नंबर 1, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र 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 इंफॉर्मेशन देता है। इसके साथ साथ मेगस्थनीज, ये जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज नीच की बुक का नाम है इंडिका। इंडिका भी जानकारी देती है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, यदि हम इंडिका की बात करते हैं तो इससे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन यानी सैन्य प्रशासन प्रशासन और इसके साथ साथ नगर प्रशासन की जानकारी देती, नगर प्रशासन इसकी जानकारी मिलती है। इसके साथ साथ अशोक के एडिक्ट भी इंफॉर्मेशन देते हैं। अशोक के एडिक्ट यानी अभिलेख जानकारी देते हैं। अभिलेख, देखिए अशोक के अभिलेखों से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, अशोक का एक एडिक्ट मिला है नेपाल से, जिसे लुम्बिनी या रूमंदेई भी कहते हैं, रूमंदेई। ये अशोक की इकोनॉमिक पॉलिसी यानी आर्थिक नीति की जानकारी देता है। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति। आप जानते हैं कि यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था और अशोक बौद्ध धर्म का फॉलोअर है, यानी बौद्ध धर्म में सिंपैथी रखता है। तो अशोक कहता है कि मैंने यहाँ का जो टैक्स रेट था, ये 1/6 जो था इसे घटाकर 1/8 किया था। इसी तरीके से अशोक का जो 5th एडिक्ट है, 5th एडिक्ट, ये इसमें अशोक महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी देता है 5th एडिक्ट में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले जैसे मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चले हम, तो इसकी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। इसके साथ साथ देखिए, वर्तमान का जो प्रशासन है, शासन, उसके कई कॉन्सेप्ट हमने ऐसे हैं जो मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन से लिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, ये जो मौर्य साम्राज्य था, इसका विभाजन कैसे हुआ था। मौर्य साम्राज्य, ये जो एक्चुअली में मौर्य साम्राज्य है, साम्राज्य ये 5 प्रांतों में बटा था। 5 स्टेट, 5 प्रांतों में बटा था। तो कई बार यहाँ पर मैचिंग के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 5 प्रांत हैं, इनकी जो कैपिटल कौन कौन सी थी, वो लेकर चलते हैं। तो इनमें एक है उत्तरापथ, इनमें एक प्रांत का नाम है उत्तरापथ, एक का नाम है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ दक्षिणापथ दक्षिणापथ, एक है मध्य देश, मध्य देश, एक है अवंती, अवंती, और एक है कलिंग। एक्चुअली में कलिंग ये अशोक के समय था, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय कलिंग नहीं था, क्योंकि अशोक ने कलिंग के युद्ध को जीता था। तो कलिंग मौर्याज एम्पायर का हिस्सा हुआ। अब इनकी कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल, राजधानी उत्तरापथ, इसकी जो कैपिटल है ये तक्षशिला थी, तक्षशिला। इसकी कैपिटल
तक्षशिला, शिला। दक्षिणापथ, इसकी कैपिटल है सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। मध्य देश की कैपिटल पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र। और अवंती की कैपिटल उज्जैन है, मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन। और कलिंग की कैपिटल तोसली थी, तोसली, तोसली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैचिंग के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन की फीचर्स क्या थे? चूंकि स्क्रीनिंग की क्लास है, वो बता बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही बता देता हूं। भारत का पहला ऐसा राज्य था या ऐसी डायनेस्टी थी जो सेंट्रलाइज थी। सेंट्रलाइज यानी केंद्रीकृत था, यानी भारत छोटे छोटे जो प्रांतों में बटा था, मौर्याज ऐसे थे जिन्होंने भारत को सेंट्रलाइज किया, यानी कि पूरे को मिलाकर एक कर दिया। इसके साथ साथ यहाँ पर जो स्पाई सिस्टम है यानी गुप्तचर बहुत ही मजबूत था। इसके साथ साथ ये सेकुलर भी थे और वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ ये काम करते थे। अब ये जो मौर्याज प्रशासन है स्टूडेंट्स, इसका जो आधार है यानी ये कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत पर, सप्तांग सिद्धांत पर आधारित था, सिद्धांत पर आधारित था, आधारित। देखिए सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या होता है? मैं ये भी कह सकता हूं कि जो मौर्य प्रशासन है, मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक ऐसी इमारत है ये एक ऐसी इमारत है जो कौटिल्य द्वारा बताए गए 7 पिलर के ऊपर इस्टेब्लिश हुई है। यानी एक ऐसी इमारत है जो 7 स्तंभों पर खड़ा है। वे स्तंभ या पिलर कौन कौन से हैं? इनमें एक है राजा, अमात्य, अमात्य, दुर्ग यानी फोर्ट, कोस, मित्र, 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 सेना और जनपद, सेना एंड जनपद। तो कौटिल्य के प्रशासन का के लिए वो 7 बातों को बताता है, यानी राजा, मित्र, कोस, सेना, जनपद। और इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता राजा को देता है, इसको प्राथमिकता देता है, प्राथमिकता देता है। कौटिल्य कहता है कि राजा योग्य होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता राजा को दी गई है। देखिए इसका जो पद था ये हेरिडिटी है, वंशानुगत। राजा का पद वंशानुगत था, अर्थात यहाँ पर मोनार्ची सिस्टम, या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक प्रणाली थी, राजतंत्रात्मक यहाँ पर प्रणाली है। स्टूडेंट्स यहाँ पर राजा ऑल इन वन है, ऑल इन वन यानी राजा सर्वे सर्वा था, सर्वे सर्वा। हमेशा ध्यान रखना ये जो राजतंत्र होता है मोनार्ची सिस्टम, इसमें सारे राइट किसके हाथों में होते हैं? राजा के। तो ऑल इन वन राजा क्या है? देखिए ये मेन कमांडर भी है यानी सेनापति है, जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश। जैसे आज भारत के संदर्भ में कहते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यही होता था। मेन अपॉइंट करता था, नियुक्त करता था, लोगों को अपॉइंट करता था। पॉलिसी मेकिंग यानी नीति निर्माण या कानून बनाता था। तो यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जब एक ही व्यक्ति के हाथों में सारी शक्तियां आ जाएंगी, यानी यहां पर जो राज्य की पावर है वो राजा के हाथों में सेंट्रलाइज हो चुकी है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, जब सारी शक्तियां एक ही आदमी के हाथों में आ जाएंगी, तो ऐसे में क्या है, राजा डिक्टेटर हो सकता है। तो यहाँ का राजा निरंकुश था, डिक्टेटर है। तो राइट तो निरंकुश वाले हैं, लेकिन व्यवहार में कल्याणकारी था। व्यवहार की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर में ये कल्याणकारी है, कल्याणकारी यानी वेलफेयर कॉन्सेप्ट के साथ चलता है। जैसे आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर है, वो गर्भ से लेके कब्र तक काम करती है। अब स्टूडेंट्स देखिए, एट प्रेजेंट यदि हम बात करें तो आज का जो राजा है, राजा वो सेनापति नहीं है। वैसे राष्ट्रपति के संदर्भ में कहा जाता है कि तीनों सेनाओं का प्रधान है। देखिए जुडिशियरी का काम आज कोई और कर रहा है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है आर्टिकल 72
राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, उसकी झलक इनडायरेक्ट दिखाई दे रही है, लेकिन सेना का काम कोई और कर रहा है, जुडिशरी का काम कोई और कर रहा है, नियुक्ति ये प्रेजेंट कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग ये हमारी पार्लियामेंट कर रही है। तो देखिए आज डेमोक्रेसी है, यानी यहां पर राजतंत्रात्मक प्रणाली नहीं है। स्टूडेंट्स यहां पर यह भी देखना है, ये जो राजा है, राजा को परामर्श देने के लिए यहां पर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, जिसे हम परिषा कहते थे। क्या कहते हैं? परिषा। आज भी हम देखते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, आर्टिकल 74 में लिखा भी है, और उसके हेड कौन होते हैं? पीएम। तो यहां मंत्री परिषद कहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन यहां पर इसे परिषा कहते थे, परिषा। तो राजा को परामर्श देने के लिए परिषा यानी मंत्री परिषद होती थी, लेकिन राजा इनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था, मानने के लिए वो बाध्य नहीं था। देखिए इसके जो सदस्य होते थे, इनके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं थी। सदस्यों की यदि हम संख्या की बात करते हैं, संख्या निश्चित नहीं थी। शुरू में तो हमारे राजा भी परामर्श मानने के लिए प्रेसिडेंट बाध्य नहीं थे, लेकिन संभवतः 42 अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया। यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी। कौटिल्य ने यहां तक कह दिया कि इंद्र की सभा में 100 मंत्री थे, अर्थात इंद्र को 200 आंखें थी। हमारे यहां भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं थी, लेकिन स्टूडेंट्स हुआ क्या, एक 91 अमेंडमेंट किया गया 2003 में, और उसके द्वारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आकार निश्चित किया गया है। तो देखिए यहां पर जो मंत्रिण होते थे, मंत्रिण यानी जो सदस्य होते थे, इन्हें मंत्रिण कहते थे। इनके बीच विभागों का बंटवारा होता था, अर्थात मैं कह सकता हूं इन्हें विभाग दिए जाते थे, और विभागों को हम तीर्थ कहते थे, और इनकी संख्या 18 थी। अब क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि परिषा का अर्थ क्या होता है? तो परिषा किसके लिए शब्द यूज किया गया है? मंत्री परिषद के लिए। वो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि तीर्थ क्या है? तो मौर्य प्रशासन में विभागों को, जो मिनिस्ट्री होती थी, उनको हम तीर्थ कहते थे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इनकी जुडिशरी को भी लेना होगा, इनके रेवेन्यू सिस्टम को लेना होगा, इनके मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को लेना होगा, इनके स्पाई सिस्टम को लेना होगा। तो हम एक एक को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लेकर चलता हूं इनकी न्यायिक प्रशासन, न्यायिक प्रशासन को लेकर चलते हैं। न्यायिक प्रशासन यानी जुडिशरी। स्टूडेंट्स हमेशा आपको याद रखना है, एंसेंट हिस्ट्री में राजा कहते हैं, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान कहते हैं, मुगलों में बादशाह कहते हैं। नाम का फर्क है, रोल एक ही होता है। तो हमेशा याद रखिए कि जो राजा होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा, और राजा का दरबार सर्वोच्च न्यायालय होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो राजा है, राजा ये चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश होता था, मुख्य न्यायाधीश होगा, न्यायाधीश। और राजा का जो दरबार था, दरबार ये एज ए सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की तरह काम करता था, सर्वोच्च न्यायालय। अब यहां पर मैंने राजा को सीजेआई कहा, दिल्ली सल्तनत में सुल्तान को कहेंगे, मुगलों में बादशाह को कहेंगे। यहां राजा का दरबार क्या है? सुप्रीम कोर्ट। वहां सुल्तान और बादशाह का दरबार क्या है? सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए राजा चीफ जस्टिस है। अनावश्यक पॉइंट में हटा देता हूं क्योंकि डेमो की क्लास है। भाई दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी, कोड़े लगवाए जाते थे, आजीवन कारावास भी होता था, मृत्युदंड दिया जाता था, आर्थिक जुर्माने भी होते थे। अनावश्यक चीजों को हटा दे रहा हूं। अब देखिए ये जो जुडिशरी है, यानी जो न्यायालय है, न्यायालय ये 2 प्रकार के होते थे उस समय, और आज भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीवानी न्यायालय, इसे कहते हैं सिविल कोर्ट, और एक होता था फौजदारी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय होता था, और स्टूडेंट्स यानी क्रिमिनल कोर्ट। देखिए जो दीवानी न्यायालय है, सिविल कोर्ट, इसका जो न्यायाधीश होता था, पहले तो देखिए इस सिविल कोर्ट को यानी दीवानी न्यायालय को
हम धर्मस्थ भी कहते थे, धर्मस्थ। और इसका जो जस्टिस होता था इसे हम वैवाहिक कहते थे, वैवाहिक, वैवाहिक। देखिए सिविल कोर्ट का मतलब होता है, आज भी होता है सिविल कोर्ट, इसमें रेवेन्यू जैसे मामले आते हैं। क्रिमिनल कोर्ट में क्या है, मार काट चोरी डकैती हत्या के मामले आएंगे। तो धर्मस्थ क्या है, वो क्वेश्चन आपसे यही पूछ ले रहा है। तो हम कहेंगे मौर्याज जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी वहां पर सिविल कोर्ट के लिए धर्मस्थ शब्द प्रयोग किया गया है और वैवाहिक उसका जस्टिस होता था। अगर हम फौजदारी क्रिमिनल कोर्ट की बात करते हैं तो इसे हम कंटक शोधन कहते थे। इसके लिए कंटक शोधन वर्ड आया है, कंटक शोधन। और कंटक शोधन जो वर्ड आया है, इसका जो न्यायाधीश होता था उसे हम प्रतिष्ठा, इसे हम प्रतिष्ठा कहते थे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके की जो टर्मोलॉजी है जनरली ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थोड़ा थोड़ा सा उसी यानी स्क्रीन के पेपर को आधार बनाते हुए मैं क्लास लूंगा, यानी लेवल को लांघना नहीं है। अब हम लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इनके स्पाई सिस्टम। स्पाई सिस्टम का मतलब होता है गुप्तचर प्रणाली, गुप्तचर प्रणाली। देखिए यहां पर चूंकि बहुत ही बड़ा एम्पायर है, भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा एम्पायर अशोक का था, यह ध्यान रखना है। इतने बड़े एम्पायर को पर अगर रूल करना है तो बिना गुप्तचर प्रणाली के हो ही नहीं सकता। अगर दिल्ली सल्तनत में बात करते हैं तो सबसे बड़ा एम्पायर एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ है। वो बात अलग है कि उससे बाद में बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य आदि बन गए, वो कम हुआ, लेकिन एक बार सबसे बड़ा था। इसी तरीके से मुगलों की यदि हम बात करते हैं तो मुगलों में सबसे बड़ा एम्पायर जो था वो औरंगजेब का था। क्योंकि अकबर ने जो अपनी दक्षिण नीति शुरू की थी, अकबर की एक विशेषता थी, अकबर राज्य के अंदर राज्य हो वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। लेकिन अकबर ने जब गुजरात को जीत लिया तो उसके राज्य की सीमा दक्षिण को छूने लगी। तो अकबर क्या चाहता है, अखिल भारत का निर्माण चाहता था, यानी पूरा भारत एक हो। ठीक, उसकी इस नीति को औरंगजेब ने पूरा किया था। यानी 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को जीतकर अकबर का सपना पूरा किया। तो उसका सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर कौटिल्य के यदि हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर हैं, गुप्तचर यानी स्पाई, गुप्तचर, इन गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा गया है। इन्हें गुड़ पुरुष कहा जाता था, गुड़ पुरुष कहा जाता था। इनका एक अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष, और इसे महामात्या सर्प कहते थे, महामात्या, महामात्या सर्प कहते थे। अब स्टूडेंट्स गुड़ पुरुष क्या है, महामात्या सर्प क्या है, ठीक है, ये इस तरीके की टर्मोलॉजी आती है। चूंकि ये बड़े ऑफिसर हैं तो यहां पर इनका उपधा परीक्षण होता था, उपधा परीक्षण होता था, परीक्षण। स्टूडेंट्स ये जो उपधा परीक्षण होता है एक्चुअली में परीक्षण, इसमें चरित्र की जांच होती थी और चरित्र की जांच के लिए यहां पर विष कन्याएं छोड़ी जाती थी। यानी जो करेक्टरलेस व्यक्ति होगा वो विष कन्या के संपर्क में आएगा और उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी। तो इन गुप्तचरों का जो कार्य होता था, अधिकारियों पर नजर रखना है, अधिकारियों पर इनका जो कार्य है, अधिकारियों पर नजर रखना है, नजर रखना है, और राज्य की जो इंफॉर्मेशन होती है कि सूचना ये राजा को देनी होती थी, ये राजा को देते थे। इनकी एक विशेष लिपि होती थी, इनकी एक विशेष लिपि यानी स्क्रिप्ट, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी, बुस्टोफेदन, पिक्टोग्राफ, है ना, उसे हम कोई रीड नहीं कर पाया। तो ऐसी इनकी एक लिपि होती थी, लेकिन इसको रीड कर लिया इन्होंने, तो इस लिपि को हम संज्ञा लिपि कहते थे, संज्ञा लिपि कहते थे, लिपि कहते थे। तो ये जो गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर बेसिकली गुप्तचर दो प्रकार के थे, एक को बोलते हैं संस्था और एक को बोलते हैं संचरण। स्टूडेंट संस्था यानी जो एक स्थान पर रहते थे, संस्था ये ऐसे गुप्तचर हैं जो प्रॉपर एक स्थान पे रहते हैं। यदि हम संचरण की बात करते हैं, ये ऐसे गुप्तचर हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, यानी भ्रमणशील हैं। ये भ्रमणशील थे, अब देखिए ये एक स्टूडेंट यानी छात्र के रूप में भी हो सकते हैं,
एक व्यापारी के रूप में भी होते थे, कई बार ये किसान के वेश में होते थे, किसान, ये कई बार साधु के वेश में होते थे, और कई बार प्रेस्टिट्यूट यानी वेश्या के रूप में भी ये गुप्तचर होते थे। ठीक, कुछ गुप्तचर ऐसे भी होते थे जिनकी विदेशों में नियुक्ति होती थी, उन्हें हम उभय वेतन कहते थे, यानी दो देशों से वेतन लेना। जैसे हम देखते हैं ना, आज जो हमारे एम्बेसडर अन्य कंट्रीज में अपॉइंट होते हैं, ठीक, उनके लिए यहां पर उभय वेतन वर्ड आया है। अब मैं इनके रिवेन्यू सिस्टम को लेकर चलता हूं। रिवेन्यू सिस्टम यानी राजस्व व्यवस्था। स्टूडेंट्स, ये जो राजस्व व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था, रिवेन्यू सिस्टम, देखिए राजस्व व्यवस्था का मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है सोर्स ऑफ इनकम, यानी राज्य की आय के साधन क्या थे। ठीक, तो यहां पर राज्य की आय एक तो एग्रीकल्चर से होती है, कृषि, एक होती है इंडस्ट्री यानी उद्योग, एक होता है ट्रेड, ट्रेड यानी व्यापार हो गया है, व्यापार आदि। स्टूडेंट्स, जनरली यहां पर एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर जो खेती अच्छी खासी होती है, यहां पर दो प्रकार की लैंड है। देखिए, एक सरकारी भूमि है, यहां पर सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि, और दूसरी जो है ये निजी भूमि थी, निजी भूमि थी। एक्चुअली में जो सरकारी भूमि है, सरकारी भूमि, इस पर जो यहां खेती करते हैं स्लेव यानी दास, कैदी और शूद्र खेती करते थे। मोरियाज एडमिनिस्ट्रेशन की, हाँ, अगर इनके सोसाइटी को देखते हैं, यहां पर शूद्रों की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधरी थी, क्योंकि यहां शूद्र का जो कार्य है ना, कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से चलता था, जिससे अपनी आजीविका चलाते थे। और आजीविका के लिए वृत्ति वर्ड आया है, और वृत्ति से वार्ता बना है, तो मौर्य काल में शूद्रों के लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये यहाँ खेती करते थे, ठीक है, और यहां से जो गवर्नमेंट टैक्स लेती थी ये 1/4 था। ठीक, देखिए यहां से जो टैक्स लिया जाएगा इसे हम सीता कहते थे। ये जो निजी भूमि है, लोगों की पर्सनल भूमि होती थी, ऐसे लोगों को स्वविरोपजीवी कहते थे। यहां से जो टैक्स आता था, टैक्स, इसे हम भाग कहते थे, ये 1/6 था। तो भाग निजी भूमि से आता है, और सीता जो आता है सरकारी भूमि से, और इन दोनों से जो भू राजस्व वसूलता था, उस अधिकारी को हम सीताध्यक्ष कहते थे, सीताध्यक्ष कहते थे, इसे हम सीताध्यक्ष कहते थे। अब स्टूडेंट्स, यदि यहां पर टैक्स की बात करें, तो बेसिकली भाग आपसे नहीं पूछा जाता। वैदिक पीरियड में भी भाग कहते थे, लेटर वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में तो बलि या चढ़ावा कहते थे टैक्स के लिए। तो क्वेश्चन पूछेगा सीता क्या है, तो आप कहेंगे भूराजस्व को सीता कहते थे यहां पर। लेकिन यहां पर कुछ अदर टैक्स भी लिए जाते थे, जैसे एक टैक्स का नाम है वर्तनी, वर्तनी, ये एज ए रोड टैक्स था, रोड, ये रोड टैक्स है, रोड टैक्स, यानी यहां पर जो व्यापारी हैं, जो व्यापार करते हैं ना, व्यापारी जो व्यापार करते थे, सड़कों का प्रयोग करते थे, उस पर ये लिया जाता था। इसी के साथ साथ यहाँ एक उद्रंग कर था, उद्रंग कर है, उद्रंग टैक्स, ये इरिगेशन टैक्स है, यानी सिंचाई कर है, ये एक सिंचाई कर था, सिंचाई कर। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उसने एक सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, जिससे सिंचाई होती थी। उसका जो पुत्र था अशोक, अशोक ने उससे कैनाल निकलवाई थी, नहरें। और एक शासक सुना होगा आपने, शक शासक है रुद्रदामन, उसके समय उसका डैम टूट गया, उसने अपने निजी पैसे से उसका निर्माण भी कराया था। तो सुदर्शन झील से जो लोग उस पानी का प्रयोग करते थे, उसको हम क्या कहते हैं, उद्रंग, उद्रंग कर। देखिए यहां पर एक धूर्त कर था, धूर्त कर यानी गैमलिंग टैक्स, गैमलिंग टैक्स, ये जुआ जो होता है ना, गैमलिंग, उस पर लगता था। यहां पर एक वेश्याओं पर भी कर था, पर कर था, यानी यहां पर राज्य ने प्रेस्टिट्यूशन को ऑथोरिटी दी थी, यानी 1 मंथ में 2 डेज, 2 दिन की आय इन्हें राज्य को देनी होती थी। एक आता है यहां पिंड कर, पिंड कर, पिंड कर क्या है,
ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। पिंडकर किसी गांव से सामूहिक रूप से लिया जाता था, सामूहिक सामूहिक रूप से लिया जाता था। एक हिरण्यकर है, हिरण्य हिरण्य इंग्लिश में भी यही नाम है। ये संकटकालीन इमरजेंसी का टैक्स था, कर था, संभवतः इसी बार पीसीएस में पूछा है। एक प्रभार कर था, प्रभार कर, और ये प्रभार कर सिक्का ढलवाने पर लिया जाता था, सिक्का जो ढलवाते थे उस पर लिया जाता था। एक बार आप लोगों से यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्यकालीन महत्वपूर्ण सिक्का क्या है, तो मौर्यों के समय पण जो है ना, एक इनका सिल्वर कॉइन है, चांदी का सिक्का है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है, तो एक फैक्ट मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब स्टूडेंट्स, इनके प्रशासन, सैन्य प्रशासन से बेसिकली पूछेगा नहीं कुछ, लेकिन उसको भी मैं ले देता हूं। सैन्य प्रशासन यानी मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन। बच्चों देखिए, यहां पर अगर हम राजा की बात करते हैं, राजा ये मुख्य सेनापति है, मुख्य सेनापति था, सेनापति। बच्चों एक बार क्वेश्चन पूछा गया, आपने एक चीज देखी होगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा पर कोई बात नहीं। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं या मौर्य दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगलों की, तो वहां पर क्या होता था, 10 सिपाही जो होते थे उनके ऊपर एक अधिकारी होता था जिसे सरेखैल कहते थे। क्वेश्चन का नेचर देखिए। आज मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, अभी स्क्रीनिंग में जो बच्चे एडमिशन लेके गए, ऑफलाइन बैठे थे ऐसे ही ऑनलाइन के लिए, तो वे ऐसे से क्वेश्चन गलत करके आए हैं जो उनसे खुद आते थे। और उसका रीजन ये होता है क्योंकि हम ऊपर ऊपर हवा में पढ़ाई करते हैं, हम पास्ट पेपर को स्टडी नहीं करते, और इसके साथ साथ हम प्रैक्टिस में नहीं रहते। हम क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ते ही नहीं, और थोड़ी सी केयरलेस जब हम होते हैं, हम फाइट से बाहर हो जाते हैं। चलो खैर, क्वेश्चन का नेचर देखिए। सिस्टम यह होता था कि 10 सिपाहियों के ऊपर एक ऑफिसर होता था जिसे सरेखैल कहते थे। 10 सरेखैल के ऊपर एक ऑफिसर होता था जिसे हम सिपे सालार कहते थे। फिर उनके ऊपर 10 के ऊपर एक ऑफिसर होता था, और उसे हम अमीर कहते थे। 10 अमीरों के ऊपर एक ऑफिसर होता था जिसे मलिक कहते थे। 10 मलिक के ऊपर एक ऑफिसर होता था जिसे खान कहते थे, और सभी खान के ऊपर एक ऑफिसर होता था, एक, उसे हम सुल्तान कहते थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य सेनापति कौन है, तो कौन है यहाँ पर, राजा। वहां कौन है, सुल्तान, और उसके बाद सेकंड लास्ट खान होता था। चलो खैर, तो देखिए यहाँ पर जो सेना है, बेसिकली सेना यहाँ 4 प्रकार की थी, 4 प्रकार की सेना थी। यहाँ पर एक अश्व सेना है, अश्व सेना। यहाँ एक गज सेना है, गज सेना है। यहाँ एक पैदल सेना है, पैदल सेना है, सेना, पैदल सेना। और एक रथ सेना होती थी, रथ सेना होती थी। यहां पर एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया आप लोगों से कि सतहीन क्या है, तो यहां पर एक वर्ड आया है सतहीन, सतहीन। बच्चों एक इस तरीके की स्टोन, एक तरीके की पत्थर की एक लाट होती थी, और इसमें लोहे की किले गड़ी होती थी। तो जो किले होते थे ना, किले, फोर्ट, किले की जो प्राचीर होती थी, प्राचीर यानी बाउंड्री, प्राचीर से ये फेंकी जाती थी, और इसमें सैकड़ों लोग मरते थे, सैकड़ों लोग इसमें मारे जाते थे, तो इसलिए इसे सतहीन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, और टॉपिक को बहुत डीपली नहीं लिया गया। इसलिए डीपली नहीं लिया क्योंकि पेपर आप लोगों का स्क्रीनिंग का है, बहुत ज्यादा फाइट है। बहुत स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं कि स्क्रीनिंग में वो फाइट से बाहर हो जाते हैं। तो अभी आपके पास समय है, प्लीज मेहनत कीजिए। मेरी ओर से आप लोगों को हमेशा सहयोग मिलता रहा है, पूरी टीम का सहयोग मिलता रहेगा, और बाकी आप लोगों के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। थैंक यू।